स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम शुरू करते हैं आज कहानी डॉन का मंत्री का दूसरा भाग। मैं देखा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, धन्यवाद। यानी मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने डॉन का मंत्री पर कमेंट किए, बाकी उस पर भी कमेंट किए और उनका भी धन्यवाद। पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। अभी भी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो हो गया था। मैं पोस्ट कर दूंगा तो अब जो है हम 70-30 के 70 से ऊपर हो गए हैं। अभी भी 30% हैं जिन्होंने जो नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। तो चलो ज़्यादा लंबी बात ना करते सीधा कहानी सुनाता हूँ। मुझे लगा मैं पहले ही बता दूँ कहानी से, बाद में मैं भी भूल जाता हूँ। शुरू करते हैं डॉन का मंत्री भाग 2। रात 10 बजे रोहित को होश आया। कैसे हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक हूँ, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। अब तो तुम्हें विश्वास आ गया होगा कि मैं वही रोहित हूं। विश्वास की आखिरी कड़ी देखनी रह गई है। कौन सी कड़ी? कौन सी कड़ी? तुमने बताया था कि तुम्हारे मोबाइल फोन में रीना के नए चेहरे और उन तीनों की तस्वीर है जिनके साथ रीना चली गई थी। ओह, मैंने बताया था? तुमने बताया था। मुझे याद नहीं, मैं नशे में था। लेकिन तस्वीर है मोबाइल फोन में, परंतु फोन साल भर से बंद पड़ा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने गैराज पर चलो। तो क्या मैंने ये भी बताया था कि फोन गैराज पर है? हाँ। पता नहीं नशे में क्या क्या बता दिया, मुझे तो अपना ही होश नहीं था। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। रोहित ने उसे देखा। ये कौन है? ये मेरे साथ है। मैं कहां पर हूं? फिक्र मत करो, तुम बेहोश थे तो तुम्हें यहां लाना पड़ा। अब चलो गैराज पर। मुझे भूख लगी है, रोहित कह उठा। रास्ते में खा लेना। अगला दृश्य। वो तीनों रात को 12 बजे गैराज पर पहुंचे। गैराज बंद पड़ा था। रोहित ने एक तरफ छिपा कर रखी चाबी से गैराज का दरवाजा खोला और वो भीतर प्रवेश कर गए। छोटा सा गैराज खाली पड़ा था। देखने से ही पता चल रहा था कि अब यहां पर काम नहीं होता। एक तरफ बने छोटे से केबिन में पहुंचे। लाइट ऑन की। रोहित धूल भरी टेबलों की दराजों में से मोबाइल तलाश करने लगा। आखिरकार उसे मोबाइल और चार्जर मिला। फोन को चार्जिंग पर लगाओ, देवराज चौहान ने कहा। रोहित ने ऐसा ही किया। नशे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, देवराज चौहान बोला, जबकि तुम्हारे पास काम करने की अच्छी जगह है। हाँ, रोहित ने कहा और धूल भरी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने कभी सोचा नहीं नशा छोड़ने के बारे में? सोचा था। एक बार नशा मुक्ति केंद्र गया था। तो वहां के लोगों ने बताया कि 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। नशा छोड़ने के लिए दवाओं और अन्य तरह के खर्चे करने पड़ेंगे। मेरे पास 4 लाख नहीं थे उन्हें देने को। तुम प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र गए होगे, सरकारी में जाते तो इतना खर्च ना आता, देवराज चौहान बोला। रोहित कुछ ना बोला। क्या तुम मन से नशा छोड़ना चाहते हो? हाँ, मैं नशे से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। नशा मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज करा सकता हूँ। तुम?
रोहित ने देवराज चौहान को देखा। हाँ, परंतु तुम्हें स्वयं भी कोशिश करनी होगी नशा छोड़ने की, वरना वो लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं सच में नशा छोड़ना चाहता हूं। रोहित की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं तुम्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा देता हूं। जो भी खर्चा है वो पैसे पहले जमा करा दूंगा। तुम रीना के दिए पैसों से मेरे इलाज कराओगे? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे आ गए हैं। हाँ, परंतु उस दिन मैं खुश होऊंगा जिस दिन मेरा नशा छूट जाएगा और मैं बाकी लोगों की तरह जिंदगी बिताऊंगा। रोहित गालों पर आ गए आंसुओं को पोंछता कर उठा। नशा बहुत बुरी चीज है, मुझे अब पता चला। अभी भी वक्त नहीं निकला हाथ से, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन आगे बढ़ा और चार्ज होते फोन को उठाकर उसके बटनों से छेड़छाड़ करने लगा। रोशनी आई थी रोशनी आई थी रीना को पूछने? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले आई थी, रोहित ने सिर हिलाकर कहा। वो रीना के बारे में पूछने के लिए बहुत जोर दे रही थी कि वो किधर है। मेरे ख्याल से उसे मालूम था कि वो इंडिया आई हुई है। इंडिया में? दुबई से? फिर तुमने क्या बताया? कुछ भी नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जानता रीना कहाँ है। 5 साल हो गए उससे मिले। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ चली गई है और रीना की क्या जरूरत पड़ गई है? पूछा था, परंतु उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो इस तरह पूछ रही थी जैसे मैं जानता हूं कि रीना कहाँ है। देवराज चांद उसे देखता रहा। रोशनी ने मुझे पैसे का लालच भी दिया अगर मैं रीना के बारे में बता दूं कि वो कहाँ है, परंतु मैंने यही कहा कि रीना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। 2-3 बार आई वो मेरे पास। तुमने बताया क्यों नहीं रीना के बारे में? देवराज चौहान ने पूछा। रीना ने मना किया था। लेकिन तुम तो रीना से नफरत करते हो, उसे गालियां देते हो। वो अलग बात है, रोहित गंभीर स्वर में बोला। यह ठीक है कि रीना की बेवफाई की वजह से मुझे ड्रग्स की आदत लगी, परंतु उसने अपने दोस्तों को भी घायल होने के बारे में नहीं बताया था। परंतु उसने अपने दोस्तों को भी घायल होने के बारे में नहीं बताया, तो जरूर कोई खास बात रही होगी। मैं रीना से प्यार करता हूं, ऐसे में रोशनी को रीना के बारे में बताना ठीक नहीं था। देवराज चांद मुस्कुराया। रीना की वजह से मेरा घर तक बिक गया। रोहित ने गहरी सांस ली। रीना ने बताया होगा कि वो कैसे जली? नहीं बताया, मैंने पूछा था। वो शायद कुछ बातें मुझसे छुपा कर रखना चाहती थी, रोहित ने सोच भरे स्वर में कहा। वो डरी सी रहती थी, जैसे कि कोई उसे ढूंढता उस तक ना आ जाए। मैंने कई बार पूछा कि उसे किसके आने का डर है, पर वो कुछ नहीं बताती थी। देवराज चौहान ने कश लिया। जब प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा बदल गया तो तब वो कुछ हद तक निश्चिंत नजर आने लगी थी। डॉक्टर पहले उसका जला हुआ शरीर ठीक करना चाहता था, परंतु रीना ने ही जोर दिया कि पहले उसका चेहरा ठीक किया जाए और उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से बदल दिया जाए। डॉक्टर को उसका चेहरा बदलने का हक नहीं है। इतने नोट डॉक्टर ने लिए किस लिए थे? इन सब कामों के लिए ही तो लिए थे। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। रीना ने कुछ बताया कि वो मुझसे कब मिलने आएगी? रोहित ने पूछा। देवराज चौहान ने उसे देखा, परंतु खामोश रहा। बताते क्यों नहीं? रीना ने मेरे लिए कोई मैसेज दिया था? रोहित पुनः बोला। मैं तुम्हें ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रखना चाहता। क्या मतलब?
मुझे रीना ने नहीं भेजा है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। क्या कहते हो? रोहित बुरी तरह चौंका। तुम्हें रीना ने नहीं भेजा? नहीं। लेकिन तुम तो कहते थे कि। तब मेरा वो कहना जरूरी था क्योंकि मैं तुमसे रीना के बारे में जानना चाहता था। रोहित देवराज चौहान को देखता हक्का बक्का रह गया। तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं रीना के बारे में जानता हूं? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने तुमसे इस तरह बात की कि अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो। वैसे भी उस वक्त तुम सही गलत सोचने की हिम्मत नहीं रखते थे, क्योंकि तुम ड्रग्स के लिए मरे जा रहे थे। तुम्हें ड्रग्स चाहिए थी। तब मैंने पैसे दिए तो तुमने सोचा कि वो पैसे सच में रीना ने भेजे होंगे तुम्हारे लिए। तुम धोखेबाज हो। रोहित परेशान सा कह उठा। नहीं, मैं समझदार हूं। मैंने समझदारी से तुम्हारे मुंह से रीना के बारे में जान लिया। तुम तुम क्या करना चाहते हो रीना के साथ? कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूं। क्यों? किसी ने मुझे रीना को ढूंढने का काम सौंपा है। किसने? मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। तुम तुम कौन हो? सुरेंद्र पाल। देवराज चौहान का स्वर शांत था। रोहित होंठ भींचे देवराज चौहान को देखने लगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। हताश सा रोहित कह उठा। गलती तुम्हारी है। नशा पाने की चाह में तुम ठीक गलत का अंदाजा नहीं लगा सके। तुम्हें सोचना चाहिए था कि 2.5 साल के बाद अचानक रीना तुम्हारे लिए पैसा क्यों भेजेगी। ऐसा कुछ होता तो वो खुद आती, तुमसे मिलती। पैसा किसी के हाथ भेजे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम भी रीना की तरह ही कमीने हो। रोहित चीखा। कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। समझदारी यही है कि नशा छोड़ दो। रीना तुम्हें नहीं चाहती तो भूल जाओ। अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दो। दुनिया में हर तरफ रीना ही रीना है। किसी को भी अपनी बना लो, शादी कर लो। रोहित देवराज चौहान को देखने लगा। किसी एक के लिए जिंदगी खराब करना समझदारी नहीं है। तुम बातें समझदारों वाली करते हो। रोहित ने गहरी सांस ली। रीना को भूलकर तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हो। जब तक नशे की आदत नहीं छूटेगी मैं किसी के काबिल नहीं हो पाऊंगा। रोहित थके स्वर में बोला। नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल हो जाओ। जरूर हो जाता, परंतु रीना ने मेरे लिए पैसे तो भेजे नहीं। तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम? हाँ। 4-5 लाख का खर्चा है। तुमने रीना के इलाज पर जितना खर्चा किया था उतना मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में एडवांस में पैसे जमा करा दूंगा। बाकी का पैसा तुम्हारे बैंक खाते में डाल दूंगा। तुम तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम नहीं चाहते तो। मैं चाहता हूं। रोहित जल्दी से बोला। तो अपने काम से मतलब रखो। कल मेरा दोस्त तुम्हें नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करा देगा। रोहित देवराज चौहान को देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी देवराज चौहान के शब्दों पर देव तभी जगमोहन के शब्दों पर देवराज चौहान तभी जगमोहन के शब्दों पर देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। अगला दृश्य। आरडीएक्स? क्या? देवराज चौहान का चेहरा जगमोहन की तरफ उठा। जगमोहन हड़बड़ाया सा हाथ में पकड़े फोन को देख रहा था। देवराज चौहान फौरन जगमोहन के पास पहुंचा और उसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ती चली गई। स्क्रीन पर अस्पताल के बेड पर एक युवती बैठी थी। उसके पास खड़े थे आरडीएक्स। वे लोग बातें कर रहे थे। तस्वीर की हालत बता रही थी कि तस्वीर अचानक ही ली गई है। रोहित,
यहाँ आओ, देवराज चौहान बोला। रोहित कुर्सी से उठा और उनके पास पहुंचा। तुम इसी तस्वीर के बारे में कह रहे थे? हाँ, फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही रोहित बोला, यही रीना है। रीना? इसका चेहरा पहले वाला है या प्लास्टिक सर्जरी से बदला गया चेहरा है? बदला हुआ चेहरा है ये तीनों जानते हैं कि रीना का चेहरा बदल गया है? नहीं, रीना के चेहरे की जब प्लास्टिक सर्जरी का काम खत्म हो गया था तब अस्पताल के साथ वाले कमरे में ये तीनों आए थे। चेक शर्ट वाला घायल था तब। अगर रीना ने इन्हें बताया हो चेहरे के बारे में तो मैं नहीं जानता। रीना भी नहीं बताएगी, देवराज चौहान बड़बड़ा उठा। हाँ, रीना भी क्यों बताएगी? रोहित ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। दोनों की नजरें मिली। ये आरडीएक्स हमें हर जगह मिल जाते हैं, जगमोहन बोला। इन्हें ढूंढना पड़ेगा कि इनका ठिकाना कहाँ है, देवराज चौहान ने कहा। सालों को सीधा भी करना पड़ेगा, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। यह बात 2.5 साल पहले की है, देवराज चौहान बोला। तो क्या हो गया? इन्हें याद तो होगा कि ये रीना उनके साथ कहाँ गई थी। तुम जानते हो इन तीनों को? खास नहीं, देवराज चौहान बोला। तुम्हारे पास रीना के पहले चेहरे की तस्वीर होगी? हैं, कई हैं, कहने के साथ ही रोहित टेबल के पास जा पहुंचा। बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है ये कि हमें रीना का बदला चेहरा मिल गया। अब उसे ढूंढ सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। आसान नहीं होगा रीना को ढूंढना, मुझे ये मामला उलझा हुआ लगता है। हाँ, उलझा हुआ तो लगता है। तुम इस फोन को ले लो, सुबह इस तस्वीर का प्रिंट निकलवा लेना। जगमोहन ने चार्जिंग लीड को निकाला और फोन अपनी जेब में रख लिया। तभी रोहित पास आ पहुंचा। ये रही रीना के पहले चेहरे की तस्वीर। दोनों ने तस्वीर को देखा। तस्वीर में रीना और रोहित दोनों ही थे। देवराज चौहान ने तस्वीर जेब में रख ली। कल तुम अपना इलाज कराने जा रहे हो? रोहित ने सिर हिलाया। ये मेरा दोस्त कल सुबह 10 बजे यहीं पर तुम्हें लेने आएगा। तुम तैयार मिलोगे? ठीक है। अगर तुम यहां नहीं मिले तो हम समझ जाएंगे कि तुम इलाज कराना नहीं चाहते। मैं कराना चाहता हूं, रोहित जल्दी से बोला। नशे की आदत से मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। तो कल 10 बजे यहीं मिलना। जरूर मिलेंगे। देवराज चौहान और जगमोहन रोहित को वहीं छोड़कर गैराज से बाहर निकल गए। अगला दृश्य। अगले दिन जगमोहन रोहित के गैराज की तरफ चला गया। देवराज चौहान ने भागदौड़ शुरू कर दी आरडीएक्स का ठिकाना जानने के लिए। देवराज चौहान सोहनलाल से मिला। तुम 2-3 महीने पहले आरडीएक्स से मिले थे? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, एक्स्ट्रा और धर्मा मेरे पास आए थे। क्या बात हो गई? खास नहीं, एक लड़की रीना को ढूंढना है और वो आखिरी बार आरडीएक्स के साथ देखी गई थी। ओह, लेकिन मुझे तो आरडीएक्स का ठिकाना नहीं पता। किसी और को पता हो? मूसा से पूछो, शायद उसे पता हो। पिछली बार उसका वास्ता आरडीएक्स से पड़ा था। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव भरे। मूसा का नंबर होगा तुम्हारे पास? हाँ, देवराज चौहान ने कहा और फोन निकालकर मूसा का नंबर मिलाने लगा। उस लड़की को कब आरडीएक्स के साथ देखा गया है? सोहनलाल ने पूछा। 2.5 साल हो गए। ओह, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, सोहनलाल के होठों से निकला। नंबर लग गया, बात होने लगी। हेलो। अगले ही पल मूसा की आवाज कानों में पड़ी।
देवराज चौहान। ओह, तुम? हैरानी है, कैसे याद किया? आरडीएक्स को तो भूले नहीं होगे? याद है, मुझे आरडीएक्स से मिलना है। जानते हो उनसे कहाँ मिला जा सकता है? नहीं जानता। तुम्हारा कोई आदमी जानता हो? पता करूंगा। मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा पूछने के लिए। जरूर करना। चक्कर क्या है? कुछ खास नहीं, पूछना था कुछ उनसे। मुझे इस बात की राहत है कि वे नवाब अंसारी को नहीं मार सके और वो दुबई सही सलामत पहुंच गया। शाम को फोन करूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। मैं भी पता करता हूँ आरडीएक्स के बारे में, सोहनलाल बोला। तुम जगजीत से क्यों नहीं पूछते? जगजीत ने वो फ्लैट खाली कर दिया है, अब उसका पता नहीं। कुछ दिन पहले मैंने तो उसे देखा था। कुछ दिन पहले तो मैंने उसे देखा था। देखा था? कहाँ? बांद्रा में, कार पर था। बादशाहों की तरह लग रहा था। उसने कार को पॉली गैराज पर रोका था। उसके बाद वो इस तरह गैराज में गया था जैसे उसके बाप का गैराज हो। मेरे ख्याल में वहां से जगजीत के बारे में पता चल सकता है। वो होंडा सिटी कार पर था, ग्रे कलर की कार। बांद्रा के पॉली गैराज पर उसके बारे में पता करो। अगला दृश्य। देवराज चौहान बांद्रा के पॉली गैराज पहुंचा। काफी बड़ा गैराज था। कई कारें वहां सर्विस के लिए और मरम्मत के लिए आई नजर आ रही थी। वर्दी पहने 20-25 कारीगरों का स्टाफ था अपने काम में व्यस्त। थोड़ा शोर हो रहा था। दूसरी तरफ रिसेप्शन बना हुआ था। देवराज चौहान वहां शीशे का दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। इस कमरे को रिसेप्शन का रूप दिया हुआ था। छोटे से काउंटर के पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। दूसरी तरफ सोफों पर 3-4 कस्टमर अपनी कार तैयार होने का इंतजार में बैठे थे। देवराज चौहान रिसेप्शन पर पहुंचा। वेलकम सर। युवती सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। कल यहाँ जगजीत आया था, हीरो होंडा ग्रे कलर की कार में। वो, आप तो सर की बात कर रहे हैं? वो फौरन कह उठी। सर? जी हाँ, ये गैराज उन्हीं का है। आप उन्हें मिलना चाहते हैं? हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। तो उस दरवाजे से भीतर चले जाइए, वो भीतर ही बैठे हैं। उसने सामने के एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। धन्यवाद, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा धकेला। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। सामने ही टेबल पर जगजीत बैठा था। इस वक्त किन्हीं कागजों को देखने में व्यस्त था। दरवाजा खुलता पाकर उसने सिर उठाया तो गर्दन जैसे हिलना भूल गई। उसकी आंखें फैलती चली गई। देवराज चौहान उसकी हालत पर मुस्कुराया। कैसे हो जगजीत? देवराज चौहान ने मीठे स्वर में कहा। जगजीत एकाएक चौंका और उछलकर खड़ा हो गया। तो तुम? उसके होंठों से लड़खड़ाता हुआ स्वर निकला। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। जगजीत अपनी हालत में वापस आने लगा, परंतु वो परेशान और बेचैन लग रहा था। इस दौरान वो कई बार पहलू बदल चुका था। वो भी वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। मुझे हैरानी है कि अपराध की दुनिया से जुड़ा फेस मास्क में मास्टर इंसान गैराज खोले बैठा है। जगजीत ने गहरी सांस ली। तुम्हारी हैसियत रोटी खाने तक की थी 3 महीने पहले, और अब तुम हीरो होंडा कार इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं खरीदी है? देवराज चौहान को देखते हुए जगजीत ने पहलू बदला। ये गैराज अभी खरीदा तुमने? जगजीत ने हाँ में सिर हिलाया। कितने करोड़ का है? जगजीत खामोश रहा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? बता दो, क्या हर्ज है? 4.5 करोड़ का।
बहुत मोटी रकम दांव पर लगाई। चलता काम था, फायदे का सौदा था, जगह भी बहुत ज्यादा है। जगजीत ने गहरी सांस ली। इतना पैसा आया कहां से, ये तो मैं नहीं बता सकता। आरडीएक्स को पता है? अभी नहीं। वो तुम्हारे यार हैं, जल्दी ही उन्हें पता लग जाएगा। मैं संभाल लूंगा उन्हें। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम वीरेंद्र त्यागी से मिले हुए हो नवाब अंसारी के मामले में, तो वो तुम्हारी गर्दन। तुमने वादा किया था, ये बात तुम उन्हें नहीं बताओगे? जगजीत गहरी सांस लेते हुए तेज स्वर में कह उठा। मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूं। तो फिर ये बात क्यों छेड़ी तुमने? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मेरे साथ सीधी तरह से पेश आना। जगजीत ने पहलू बदला। ये करोड़ों रुपया तुमने नवाब अंसारी के मामले में से तो नहीं बनाया? कुछ भी किया हो, तुम्हें क्या? देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। मुझे अभी तक हैरानी है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जगजीत गंभीर स्वर में कह उठा। इत्तेफाक ही समझो। बिना वजह के मेरे पास नहीं आए होगे। आरडीएक्स से कुछ काम था और तुम जानते हो कि वो कहां पर मिल सकते हैं। 3 महीने से आरडीएक्स से मेरी बात नहीं हुई, परंतु इतना मालूम है कि उन्होंने अपना पहले वाला ठिकाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो पवन कुमार वानखेड़े की क्योंकि वो इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े की नजरों में आ गया था। मुझे आरडीएक्स से काम है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? उनका ठिकाना मैं नहीं जानता कि अब वो कहां टिके हुए हैं। फोन करो उन्हें। क्या कहूं? उन्हें कहीं बुलाओ और वहां पर मैं उनसे मिलूंगा। देवराज चौहान ने कहा। इससे वो समझ जाएंगे कि मैंने गड़बड़ की है। मेरा उनसे बात करना जरूरी है। फोन नंबर ले लो, परंतु उन्हें ना बताना कि तुमने नंबर मुझसे लिया है। दो। जगजीत ने आरडीएक्स के तीनों के फोन नंबर देवराज चौहान को दिए। देवराज चौहान फोन निकालकर आरडीएक्स का नंबर मिलाने लगा। आखिर आरडीएक्स से काम क्या पड़ गया तुम्हें? जगजीत ने पूछा। देवराज चौहान खामोश रहा। देवराज चौहान 5 मिनट तक फोन में व्यस्त रहा, फिर बोला। कोई भी नंबर नहीं मिल रहा। यह कैसे हो सकता है? स्विच ऑफ आ रहा है। जगजीत ने अपना फोन निकाला और आरडीएक्स के नंबर मिलाने लगा। कई मिनटों तक जगजीत भी व्यस्त रहा, परंतु नंबर नहीं लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक साथ तीनों के फोन नंबरों को क्या हो गया। तुम्हारे दिए नंबर ठीक हैं? हाँ, मैं भला गलत नंबर क्यों दूंगा? अगर नंबर गलत हुए तो तुम बचोगे नहीं। मैंने ठीक ही नंबर दिए हैं। तो हो सकता है वो तीनों देश से बाहर हो। पता नहीं। जगजीत ने गहरी सांस ली। कोई और जो आरडीएक्स के बारे में जानकारी रखता हो? मैं नहीं जानता। देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? हाँ। मैं आराम से अपना धंधा करता रहूं? जगजीत ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। तुम आरडीएक्स को ये तो नहीं बताओगे कि नवाब अंसारी के मामले में मैं वीरेंद्र त्यागी के साथ मिलकर काम कर रहा था? तुम मेरे साथ ठीक तरह पेश आओगे तो मैं ये बात कभी भी आरडीएक्स को नहीं बताऊंगा। जगजीत ने गहरी सांस ली। त्यागी को तो आरडीएक्स ने नवाब अंसारी समझकर गोली मार दी होगी। देवराज चांद एकाएक बोला। जगजीत ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। चुप क्यों हो गए? वो 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 बच गया था।
जगजीत ने कठिनता से कहा। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। बच गया था? तुम्हें कैसे पता? उसका फोन आया था 1 महीने बाद। जगजीत पुनः बेचैन उठा। वो बच गया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। त्यागी ने मेरा चेहरा लगाकर देवराज चांद बनकर मूसा से डील की। देवराज चांद बनकर मूसा को धोखा दिया। देवराज चांद बनकर वो आरडीएक्स से मिलता रहा और नवाब अंसारी को जेल से निकाला। उसने पूरी तरह मेरे को फंसा दिया था। उसे जिंदा रहने लायक कोई काम नहीं किया। जगजीत सूखे होंठों पर जीभ फेरता देवराज चांद को देखता रहा। त्यागी है कहां? मैं नहीं जानता। एक फोन के बाद दोबारा उसने मुझसे बात नहीं की, जगजीत ने विश्वास दिलाने वाले स्वर में कहा। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा और पलटकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चांद बाहर खड़ी कार में आ बैठा। उसने पुनः नंबर मिलाया आरडीएक्स का, परंतु नंबर नहीं लगा। देवराज चांद ने जगमोहन को फोन किया। बात हो गई। तुम क्या कर रहे हो? देवराज चांद ने पूछा। रोहित को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया है। मैं यहां से चलने ही वाला हूं। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। यह कह रहा है कि इसके बैंक में पैसा जमा कराने हैं। वहां पर कितना पैसा दिया? 4.5 लाख। वो कहते हैं कि 1 साल में रोहित सामान्य जिंदगी जीने लगेगा, नशा छुड़वा दिया जाएगा। बाकी के 8.5 लाख इसके बैंक खाते में जमा करा दो। खाता नंबर और बैंक के बारे में पूछ लो। ठीक है। आरडीएक्स का पता चला? अभी नहीं। जगजीत से भी मिला हूं। उसने आरडीएक्स के जो नंबर दिए हैं वो काम नहीं आ रहे। ओह, तुम्हारे पास रोहित का मोबाइल है, उसके भीतर आरडीएक्स और रीना की तस्वीर का प्रिंट बनवा लो। आते वक्त ये काम करूंगा। पहले रोहित के खाते में पैसे तो जमा करा दूं। रोहित तुम्हारे पास है? हाँ। बात कराओ। चंद पलों बाद रोहित की आवाज कानों में पड़ी। सुरेंद्रपाल, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं। मेरी बात सुनो। कहो। रीना जब अस्पताल से इन तीनों के साथ चली गई थी तो उसने तुम्हें फोन करके क्या कहा था? अस्पताल से जाने के 2 दिन बाद ही रीना ने मुझे फोन किया था। उसने कहा था कि मैंने उसका ध्यान रखा था, उस पर पैसा खर्च किया। इस बात को वो हमेशा याद रखेगी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास आकर बात करे तो कहने लगी वक्त नहीं है, दुबई जा रही है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलेगी तो उसका जवाब था पता नहीं। उसने कहा कि वो दुबई जा रही है। हाँ। किसके पास? ये नहीं मालूम। इससे ज्यादा बात नहीं हो सकी और फोन बंद हो गया। सोच के बताओ कि उसके बाद तुमने रीना की कोई खबर सुनी हो? नहीं, उसके बाद कोई खबर नहीं सुनी। ये पक्का है कि वो दुबई गई है? हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से तो पक्का ही है। उसने यही कहा था। देवराज चांद ने फोन बंद किया, कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। देवराज चांद ने दरवाजा थपथपाया। शाम के 5 बज रहे थे। कुछ पलों बाद दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने वाली रीना की मां सौम्या थी। तुम? देवराज चांद को देखते ही कह उठी। मैंने तुम्हें कहा था दोबारा मत आना। काम है, मैं। चले जाओ। कहते हुए उसने दरवाजा बंद करने की चेष्टा की। देवराज चांद ने फौरन जूता दरवाजे में फंसा दिया। सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद बेशक दरवाजा बंद कर लेना, मैं भी चला जाऊंगा, देवराज चांद ने कहा। सौम्या नापसंदगी भरी नजर से देवराज चांद को देखने लगी। देवराज चांद ने जेब से रोहित की दी तस्वीर निकाली जिसमें वो रीना के साथ था। ये है रीना? सौम्या ने तस्वीर देखी और चिढ़कर बोली, नया क्या है इसमें जो?
मेरे पास एक तस्वीर और है जिसमें रीना का दूसरा चेहरा है। सौम्या के चेहरे पर चौंकने के भाव देखे देवराज चौहान ने। देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा, मैं उन तीनों को भी जानता हूं जिनके साथ रीना अस्पताल से अपना चेहरा बदलवा कर गई थी। 6-7 लाख रुपए का खर्चा भी उन्होंने किया था, परंतु वो तीनों इस बात को नहीं जानते थे कि रीना का असली चेहरा नए चेहरे के पीछे छुप चुका है और इस वक्त रीना दुबई में है। सौम्या देवराज चौहान को घूरे जा रही थी। क्या आप रीना के बारे में मुझसे और नहीं पूछना चाहोगी? देवराज चौहान बोला। सौम्या के होंठ भिज गए। अभी तक कोई नहीं जानता कि रीना ने नया चेहरा हासिल कर लिया है। कोई जानता भी है तो नए चेहरे को पहचानता नहीं, जबकि मेरे पास रीना के उस चेहरे की भी तस्वीर है। सौम्या दरवाजे से हटती हुई बोली, भीतर आओ। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। सौम्या ने दरवाजा बंद किया। भीतर कमरे में रीना का पिता भी मौजूद था। तुम फिर आ गए? हैरानी है कि सौम्या ने तुम्हें भीतर आने दिया। ये रीना के बारे में कुछ बता रहा है क्या? कि रीना ने चेहरा बदलवा लिया है और इसके पास नए चेहरे की तस्वीर है? सब बकवास है। तुम बात करो इससे। देवराज चौहान बैठते हुए कह उठा, यह तो स्पष्ट है कि आप दोनों रीना के बारे में जानते हैं, वरना मेरी बातें सुनकर मुझे भीतर ना आने देते। मतलब कि हम अपनी गलती को ठीक करें और तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दें? सौम्या तीखे स्वर में कह उठी। देवराज चौहान ने सौम्या को देखकर शांत भाव से मुस्कुराया। तुम्हारे पास सौम्या के नए चेहरे की तस्वीर है? सौम्या बोली। नहीं, तुम्हारे पास रीना के नए चेहरे की तस्वीर है? सौम्या बोली। हाँ, दिखाओ। मैं अभी तस्वीर मंगवाता हूं, कहकर देवराज चौहान ने फोन निकाला और जगमोहन का नंबर मिलाया। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम इसके झांसे में आ गई। मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाली बलराज। तो फिर ये क्या हो रहा है? हमें इसकी बात सुननी चाहिए, सौम्या ने सपाट स्वर में कहा। फोन लगते ही देवराज चौहान बोला, कैमरे के फोटो का प्रिंट निकलवाकर रीना के घर पर पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा। प्रिंट निकलवा रहा हूं, फोटोग्राफर की दुकान पर हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया, जेब में रखा। तुम कौन हो? बलराज बोला। सुरेंद्र पाल। ये तो तुमने कल भी बताया था। मैं पूछ रहा हूं, हकीकत में तुम कौन हो और क्या करते हो? इस सवाल का जवाब कुछ भी नहीं है। खूब, बलराज ने उसे घूरा। इस बात का जवाब तो होगा कि तुम रीना को ढूंढ क्यों रहे हो? किसी ने मुझे रीना को ढूंढने का काम सौंपा है। किसने? ये मैं नहीं बता सकता। तो तुमने रीना को ढूंढा, ढूंढ लिया उसे? इतना ही अभी तक पता लगा है कि रीना ने 2.5 साल पहले अपना चेहरा बदलवा लिया था, उसके बाद दुबई चली गई। बलराज ने पहलू बदला। जिन तीनों के साथ रीना अस्पताल से गई थी मैं उन्हें जानता हूं, परंतु वो इस वक्त मिल नहीं रहे। मेरे ख्याल से वो 1-2 दिन में मिल जाएंगे, तब रीना के बारे में और भी बातें पता चलेंगी। तुम रीना की तलाश छोड़ दो सुरेंद्र पाल। क्यों? कोई पैसे देकर तुमसे ये काम ले रहा है? बलराज ने होंठ भींचकर पूछा। हाँ, किसी ने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं रीना को ढूंढ निकालूं। कितने पैसे? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। तुम बताओ। 10 करोड़। बलराज ने सौम्या को देखा। सौम्या का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। हम तुम्हें 12 करोड़ देंगे, तुम ये काम बंद कर दो और उसका 10 करोड़ उसे वापस लौटा दो। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। आप मुझे 12 करोड़ देंगे? हाँ। इतना पैसा है आपके पास तो आप यहां
यहाँ कहाँ रह रहे हैं? तुम अपनी बात करो। देवराज चौहान ने बलराज और सौम्या को बारी बारी देखा। सोचते क्या हो? सौम्या सख्त स्वर में कह उठी। 2 करोड़ ऊपर दे रहे हैं, पूरे 12 मिलेंगे। तुम रीना की तलाश छोड़ दो, उसके बारे में जो जाना है वो भूल जाओ, समझे? 12 करोड़ और कोई काम नहीं। ये पैसा आप लोग रीना से ही लेकर देंगे? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान गंभीर दिखा। मैं अपने धंधे में तब तक बेईमानी नहीं करता जब तक कि सामने वाला ठीक रहे। बात करोड़ों की नहीं है। तुम 12 करोड़ लेने से इनकार कर रहे हो? रीना से फोन पर मेरी बात करा सकते हो? नहीं। मैं ये सारा मामला समझना चाहता हूं कि तुम्हें क्या जरूरत है समझने की। 12 करोड़ लो, खाओ और मजे करो और भूल जाओ। बलराज बोला। जरूरत है तभी तो मामला समझना चाहता हूं, देवराज चौहान बोला। तुम्हें ये सब रोहित ने बताया है? सौम्या कह उठी। रोहित को इस मामले से दूर रखने की गरज से देवराज चौहान ने कहा। नहीं, मैं नहीं जानता रोहित कौन है। तो कैसे पता चला तुम्हें ये सब? मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। बेहतर होगा कि आप रीना से मेरी बात करा दो। मैं ये नहीं हो सकता, सौम्या ने सख्त स्वर में कहा। तुम हमें ये बताओ कि किसके कहने पर तुम रीना की तलाश कर रहे हो? नहीं बता सकता। तुम रीना के किसी नए चेहरे की बात कर रहे थे? उस चेहरे की तस्वीर लेकर मेरा साथी आने ही वाला है, देवराज चौहान ने कहा। जिसने तुम्हें रीना को ढूंढने को कहा है उसके बारे में बताने पर तुम्हें 2 करोड़ मिल सकता है, बलराज बोला। मैं गलत ढंग से धंधा नहीं करता। बेवकूफ हो तुम। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। रीना किससे बचती फिर रही है? किसकी नजरों से बचने की वजह से रीना ने अपना चेहरा बदलवाया है? उसका चेहरा जल चुका था, उस चेहरे को ठीक करना था तो उसने नया चेहरा बनवा लिया, सौम्या उखड़े स्वर में बोली। कोई भी आसानी से अपना चेहरा नहीं छोड़ना चाहेगा, खासतौर से चेहरा खूबसूरत हो तो। ये रीना की मर्जी है। जब मैं कल रीना के बारे में पूछने आया था तो ये क्यों कहा कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? हम किसी से रीना के बारे में बात नहीं करना चाहते। तभी दरवाजा थपथपाया गया। मेरा साथी होगा। सौम्या ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर जगमोहन था। यह है तुम्हारा साथी? आने दो। जगमोहन भीतर आया और तस्वीर वाला लिफाफा देवराज चौहान को दिया। देवराज चौहान ने लिफाफे में से तस्वीर निकाली। आरडीएक्स के साथ रीना नए चेहरे में अस्पताल के बेड पर मौजूद थी। ये रही आपकी बेटी, अपने नए चेहरे के साथ। सौम्या और बलराज ने तस्वीर देखी। दोनों के चेहरों पर स्पष्ट तौर पर परेशानी नजर आने लगी। मैं इसे दुबई जाकर तलाश करूंगा और ढूंढ निकालूंगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम रीना के लिए तुम रीना के लिए खामखा मुसीबतें बढ़ाने जा रहे हो, बलराज बोला। मैं सिर्फ उसे तलाश कर रहा हूं। मुझे मालूम है तुम किसके कहने पर उसे तलाश कर रहे हो, सौम्या ने तीखे स्वर में कहा। किसके? सौम्या ने बलराज को देखा। देवराज चौहान की नजरें भी बलराज पर जा टिकी। रोशनी ने तुम्हें कहा है कि तुम रीना को ढूंढो, बलराज ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ। वो धोखेबाज है। बलराज की आवाज सख्त हो गई। वो आप लोगों के पास भी आई थी रीना को पूछने? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं। उससे मिले, उसे जाहिर नहीं होने दिया कि असल मामला हम जानते हैं। और असल मामला है क्या?
तुम्हें रोशनी ने नहीं बताया? नहीं, हमसे भी नहीं जान सकोगे। हो सकता है असल मामला जानने के बाद रीना की तलाश से पीछे हट जाऊं। तुम जाओ, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बलराज बोला। देवराज चौहान ने तस्वीर उठा ली। तुम रीना को मत ढूंढो, उसके नए चेहरे के बारे में रोशनी को ना बताओ। इसके लिए तुम्हें 15 करोड़ मिल सकते हैं, सौम्या ने कहा। देवराज चौहान ने दोनों को देखा, फिर शांत स्वर में बोला, रोशनी को रीना के नए चेहरे के बाद रोशनी को रीना के नए चेहरे का तभी पता चलेगा जब मैं उसे ढूंढ लूंगा। उससे पहले रोशनी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम इस मामले से हट क्यों नहीं जाते? बिना वजह हाथ में लिए काम को मैं नहीं छोड़ता। सौम्या और बलराज खामोश रहे। देवराज चौहान जगमोहन के साथ बाहर निकल गया। सौम्या ने दरवाजा बंद किया तो बलराज कह उठा, यह बुरा हुआ, उसके पास रीना के नए चेहरे की तस्वीर है। रीना खतरे में पड़ जाएगी, सौम्या ने गुस्से से कहा। 15 करोड़ पर भी वो नहीं माना। तुम रीना को फोन करो कि रोशनी के कहने पर सुरेंद्र पाल उसे तलाश कर रहा है। उसके पास उसके नए चेहरे की तस्वीर भी है और वो दुबई आने को भी कह रहा था। सब कुछ उसे बता दो, बलराज ने चिंतित स्वर में कहा। अगला दृश्य। वो 15 करोड़ दे रहे थे इस मामले से हटने का, बाहर निकलते ही जगमोहन ने कहा, क्योंकि हम रीना के नए चेहरे से वाकिफ हो गए हैं, देवराज चौहान बोला। जगमोहन को लगा कि इतना नुकसान कर दिया इसने। दोनों गली में आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारा ख्याल ठीक निकला कि रीना के माँ बाप सब कुछ जानते हैं। हाँ, मामला गहरा है। उन्हें मालूम है कि रोशनी ही रीना को तलाश करवा रही है। वो सब कुछ जानते हैं परंतु मुंह नहीं खोल रहे। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। वो रीना को पक्का हमारे बारे में खबर करेंगे कि हम उसके नए चेहरे के साथ उसे तलाश कर रहे हैं। हाँ, अवश्य बताएंगे वो। आखिर मामला क्या है रोशनी और रीना के बीच? दोनों गली से बाहर आए और एक तरफ खड़ी कार के पास जा पहुंचे। रोहित का ठीक रहा सब? हाँ, उसके बैंक में पैसे भी जमा करवा दिए। समझदार हुआ तो इलाज के बाद अपनी अच्छी जिंदगी शुरू कर सकता है। दोनों कार में बैठे और देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। अब क्या करना है हमने? जगमोहन ने पूछा। दुबई जाएंगे। दुबई? हाँ, रोहित का कहना है कि रीना ने उसे कहा था वो दुबई जा रही है। दुबई जाने के बाद रीना के माँ बाप से कही तो उनके चेहरे की बेचैनी बढ़ी, यानी कि रीना दुबई में है। सुल्तान के पास चले जाना। सुल्तान के पास चले जाना, वो हमारे लिए 2 पासपोर्ट तैयार कर देगा। उसे मेरी वो फ्रेंच कट वाली तस्वीर दे देना पासपोर्ट में लगाने के लिए। अपनी भी कोई तस्वीर चुन लेना। उसे दुबई के वीज़ा के लिए भी कहना, लगवा देगा वो। लेकिन इस तरह दुबई में रीना को ढूंढ लेना आसान काम तो नहीं होगा, जगमोहन बोला। तुम्हारे पास रीना के पुराने और नए चेहरों की तस्वीरें हैं तो? रीना के दोनों चेहरों का बोल्ड प्रिंट निकलवाओ। दुबई में कैसे उसे तलाश करना है मैं बताऊंगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि रीना नए चेहरे के साथ दुबई गई हो और वहां उसने नए चेहरे को त्याग दिया हो, वो फिर अपने पुराने चेहरे में लौट आई हो, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। दोनों में से जिस भी चेहरे में होगी हम उसे ढूंढ लेंगे, बच नहीं सकेगी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। समझ में नहीं आता कि रोशनी और रीना के बीच आखिर हुआ क्या था जो रोशनी रीना को हर हाल में पा लेना चाहती है। मेरे ख्याल से तो रोशनी रीना को तब से ही तलाश कर रही है जब वो अस्पताल में अपना इलाज करा रही थी, परंतु उसे ढूंढ नहीं पाई। शायद इसकी वजह यह रही होगी कि रीना ने अपना चेहरा बदल लिया और अब रोशनी ने यह काम हमें करने को कहा है।
रीना के हाथ में आ जाने पर ही पता चलेगा कि चक्कर क्या है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। सुल्तान कल दिन में हमारे पासपोर्ट तैयार कर देगा, परसों सुबह वीजा लगवा देगा। तुम परसों रात की फ्लाइट में दुबई की टिकटें बुक करवा लो। अगला दृश्य। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी अपनी बेल्टें बांध ले। उस विमान में अंग्रेजी में घोषणा सुनाई दी। हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने जा रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो। इस घोषणा के साथ ही विमान में शांत सी हलचल पैदा हो गई। यात्री अपनी बेल्टें बांधने लगे। जिक्र के काबिल खास बात तो ये थी कि विमान में आरडीएक्स भी मौजूद थे, राघव, धर्मा और एक्स्ट्रा। परंतु तीनों इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग इस तरह बैठे हुए थे जैसे आपस में कोई मतलब ही ना हो। तीनों नकली पासपोर्ट और नकली नामों से सफर कर रहे थे, इसलिए उनके चेहरे भी पासपोर्ट पर लगी तस्वीर जैसे बने हुए थे। विमान के दुबई उतरने की घोषणा हुई तो बरबस ही तीनों की नजरें मिली। आंखों में खतरनाक भाव थे। तीनों दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन माई के सबसे खास आदमी नवाब अंसारी का शिकार करने आए थे, जो कि देवराज चौहान की वजह से हिंदुस्तान से उनके हाथों से बचकर वापस दुबई माई के पास आ पहुंचा था। घोषणा एक बार फिर हुई। इसके चंद मिनट बाद ही विमान के जमीन को छूने का तीव्र झटका लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। फिर सब कुछ सामान्य होता चला गया। यात्री समझ गए कि रनवे पर दौड़ता विमान अभी ठहर जाएगा। अगला दृश्य। चेकिंग के पश्चात आरडीएक्स लाउंज में आ पहुंचे, परंतु अलग अलग। तीनों की निगाह सारा को ढूंढ रही थी, जिसे कि उन्होंने फोन पर आने की खबर दी थी। सारा ने वादा किया था कि वो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आएगी। उनके ठहरने का इंतजाम भी सारा ने ही किया था, परंतु सारा उन्हें कहीं दिखाई न दी। उनके आसपास अन्य यात्रियों की भी भीड़ थी। कुछ देर बाद एक्स्ट्रा अपनी जगह से हिला और आगे बढ़ गया। उसके कंधे पर एयर बैग लटका था। कुछ पलों बाद एक्स्ट्रा वही मौजूद फोन बूथ में पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। शीशे के बने फोन बूथ से बाहर का नजारा नजर आ रहा था, परंतु एक्स्ट्रा को अब बाहरी शोर से मुक्ति मिल गई थी। तभी एक्स्ट्रा ने धर्मा को फोन बूथ के पास पहुंचते देखा। दोनों की नजरें मिली। एक्स्ट्रा ने रिसीवर उठाया और सारा का नंबर मिलाने लगा। उसी लाउंज के कोने में सारा मौजूद थी। 28 बरस की खूबसूरत युवती, कंधों तक जाते लंबे गोल्डन कलर के बाल। कुछ बाल उसके माथे पर लहराते रहते थे। ये उसके बालों का स्टाइल था। कानों में बड़ी बड़ी गोल बालियां। काले रंग की नायलॉन की पैंट में उसके कूलों का उभार स्पष्ट चमक रहा था। ऊपर कॉटन की स्कीवी पहनी हुई थी, सफेद रंग की। पाँव में स्पोर्ट्स शूज थे। हाथ में छोटा सा मोबाइल था। देखने में वो मस्त मौला युवती नजर आ रही थी। आरडीएक्स जब से लाउंज में पहुंचे थे, नारा सारा की निगाह में थे। वो पहचान चुकी थी तीनों को, जबकि वो मेकअप में थे। सारा इस बात की भरपूर चेष्टा कर रही थी कि वो उन्हें देखती रहे, परंतु आरडीएक्स उसे न देख सकें। रह रहकर वो हाथ में दबे मोबाइल फोन को देखने लगती। कुछ मिनटों बाद उसने एक्स्ट्रा को फोन बूथ में जाते देखा। तब सारा की पकड़ हाथ में दबे मोबाइल फोन पर मजबूत हो गई। नजरें भी मोबाइल फोन पर ही टिक गई। चंद पल बीते कि मोबाइल में कंपन हुआ, फिर वो बजने लगा। सारा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। उसने कॉलिंग स्विच दबाया और फोन कान से लगाते उसे पब्लिक फोन लगाते सॉरी उसने फोन कॉलिंग स्विच दबाया और फोन कान से लगाते हुए दूर उस पब्लिक फोन बूथ को देखा, जिसमें एक्स्ट्रा मौजूद था और धर्मा इस तरह खड़ा था जैसे बूथ खाली होने के इंतजार में हो। हेलो, सारा ने फोन पर शांत स्वर में कहा। सारा, एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी। ओह एक्स्ट्रा, कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट से। तुम यहाँ नजर नहीं। ओह सॉरी, मैं बहुत ही ज़रूरी काम में फंस गई हूँ। तुम लोगों को लेने एयरपोर्ट पर नहीं आ सकी, लेकिन फिर फिक्र मत करो। मैंने तुम लोगों के लिए 5 स्टार होटल हिल्टन दुबई जमीरा में स्वीट बुक करवा दिया है। तुम लोग वहाँ पहुँचो। हिल्टन दुबई जमीरा? हाँ। ये होटल कहाँ पर?
तुम इसकी फिक्र मत करो, मशहूर होटल है, हर टैक्सी वाला जानता है। रिसेप्शन पर खुराना ब्रदर्स फ्रॉम इंडिया कहना, वो तुम्हें चाबी दे देंगे। सॉरी, मैं वादे के मुताबिक आ नहीं सकी, सारा ने अफसोस जाहिर किया। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ने उधर से फोन बंद कर दिया। सारा ने गहरी सांस ली और अपना फोन बंद किया। नजरें बूथ की तरफ ही थी। बूथ से बाहर निकलते एक्स्ट्रा ने वहां खड़े धर्मा से कुछ कहा और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। सारा समझ गई कि एक्स्ट्रा ने धर्मा को होटल का नाम बताया होगा। सारा पास ही मौजूद एक खाली चेयर पर बैठ गई, फोन हाथ में था। तभी फोन पुनः बजा। हेलो, सारा ने बात की। मैं राघव, तुम कहाँ हो? ओह सॉरी राघव, मैं तुम लोगों को लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकी, अभी एक्स्ट्रा का फोन आया था। वो और धर्मा बाहर गए हैं, क्या कहा तुमने उनसे? 5 स्टार होटल हिल्टन दुबई जमीरा में तुम तीनों का स्वीट खुराना ब्रदर्स के नाम से बुक है। समझ गया, तुम कब मिलोगी? जल्दी आऊंगी। मिलेंगे। उधर से राघव ने फोन बंद कर दिया। जरूर मिलेंगे, सारा बड़बड़ाई और अपने फोन से कोई नंबर डायल किया। बात हो गई। जुबैल, वो तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, उनके हुलिये सुनो। सारा ने आरडीएक्स के हुलिये बताए। मेरे ख्याल से उन्हें हिल्टन होटल दुबई जमीरा में जाना चाहिए, उन पर नजर रखो, पक्की नजर। ठीक है, सारा ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। शानदार स्वीट था 5वीं मंजिल पर। खिड़की पर खड़े होकर आधी दुबई का नज़ारा देखा जा सकता था। दूर समुद्र नजर आ रहा था, परंतु वो काफी दूर था। होटल शहर के बीचों बीच था। स्वीट में पहुंचते ही तीनों नहाए, रूम सर्विस से कॉफी मंगवा ली। धर्मा कॉफी का घूंट भरता हुआ बोला, सारा को एयरपोर्ट आना चाहिए था। वो कहीं फंसी होगी, नहीं तो अवश्य आती। हमें 3 मोबाइल फोन चाहिए, एक्स्ट्रा बोला। इसके लिए सारा को फोन करना होगा, होटल से मत करना। हम्म। इसके लिए हमें 3 मोबाइल फोन चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा ने कहा। इसके लिए सारा को फोन करना होगा, होटल से मत करना, राघव ने कहा। कहीं यहाँ विदेशियों की फोन लाइनें टेप ना की जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी बाहर से फोन कर लेंगे। उनके बीच कुछ देर चुप्पी रही, फिर राघव कह उठा, अब हमें नवाब अंसारी को तलाश करना है। उसके लिए माई के बारे में जानकारी पानी होगी। दुबई में बैठकर माई हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड के धंधों को संभालती है, अपहरण, ड्रग्स, हथियार, आतंकवाद। ऐसे में दुबई में माई के बारे में जानकारी पाना आसान नहीं होगा। अपने पुख्ता इंतजामों में बैठी होगी वो, एक्स्ट्रा बोला। यकीनन, लेकिन उसके बारे में पता तो लगाना ही है, तभी हमें नवाब अंसारी का पता चलेगा। मैं रशीद को इंडिया फोन करूंगा, उसके दुबई में लिंक है, वो अक्सर दुबई आता जाता रहता है। रशीद का वास्ता माई से तो नहीं है? राघव ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रशीद से बात करते वक्त सावधान रहना। धर्मा ने कॉफी समाप्त की और उठते हुए बोला, मैं फोन करके आता हूं, सारा को 3 मोबाइल फोन के लिए कहता हूं और रशीद से भी बात करता हूं। जानता है हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक्स्ट्रा ने धर्मा से कहा। नवाब अंसारी, धर्मा बोला। वो तो है ही, परंतु इसके साथ अहम बात यह है कि हम नहीं जानते माई कौन है। उसका चेहरा हम ही क्या, इंडियन पुलिस भी नहीं जानती। माई हमारे सामने भी आ जाए तो हमें यह कभी मालूम नहीं होगा कि वो माई है। एक्स्ट्रा का स्वर गंभीर था। ये तो सच में समस्या है, राघव ने कहा। दुबई पहुंचकर दौड़ शुरू करने वाले हम। धर्मा का स्वर कठोर हो गया। कोशिश करेंगे कि माई का असली चेहरा भी देख लें, ये जरूरी है। धर्मा बाहर निकल गया।
अगला दृश्य। धर्मा उस शानदार 5 स्टार होटल से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। होटल के बाहरी चारदीवारी समाप्त होते ही बाजार शुरू हो रहा था। दुकानों की कतारें बनी नजर आ रही थी। धर्मा ने वहां पब्लिक बूथ ढूंढा और सारा को फोन किया। तुरंत ही सारा से बात हो गई। हेलो सारा, तुम कहाँ हो? मैं बिजी हूँ, तुम कहो। होटल के स्वीट में बैठे हो? नहीं, बाहर हूँ। स्वीट बढ़िया है, धन्यवाद। मैं तुम लोगों के लिए जो कर सकी अवश्य करूंगी। तुम यहाँ क्या करती हो? नर्स हूँ। अल मुतानी रोड पर हॉस्पिटल है, वहां। 2-2.5 साल से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे इतनी खुशी है कि तुम लोगों ने मुझे याद रखा। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती थी जब एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मारे गए। दुनिया में मैं अकेली रह गई और अस्पताल में थी। इलाज के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और साथ वाले कमरे में एक्स्ट्रा अपना इलाज करवा रहा था। तब तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया। 6 लाख खर्च किया और मैं ठीक हो सकी। 2 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को। छोड़ो, धर्मा बोला। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि हमें 3 मोबाइल फ़ोन चाहिए। अभी किसी के हाथ भिजवा देती हूँ। तुम लोगों का दुबई आना कैसे हुआ? खास काम है क्या? इस बारे में इस बारे पर मिलने में इस बारे में मिलने पर बात करेंगे। कब आ रही हो तुम? जल्द आऊंगी। 3 फोन पहले भिजवा देना, सिम कार्ड चालू हालत में हो। कहकर धर्मा ने फोन बंद किया और फिर रशीद को इंडिया फोन किया। कई बार ट्राई करने पर फोन लगा। हेलो। रशीद की आवाज कानों में पड़ी। धर्मा, तुम? मेरी याद कैसे आई? ये बता, तेरा दुबई आना जाना लगा रहता है? बराबर। माई के लिए काम करता है तू? ये तेरे को किसने कहा? पूछा है। मैं अपने लिए काम करता हूं, माई से मेरा कोई वास्ता नहीं। नाम सुन रखा है उसका। दुबई में तू किसी ऐसे को जानता है जो माई के बारे में जानकारी रखता हो? धर्मा ने पूछा। तेरे को माई से क्या काम पड़ गया? है काम, तू जवाब दे। कहां पर है तू? दुबई। रशीद के गहराई सांस लेने की आवाज आई। पंगा है? खास नहीं है। तू किसी के बारे में बता जो माई के बारे में बता सके, धर्मा ने कहा। पंगा तो नहीं है ना? नहीं। मेरे भाई का फोन नंबर नोट कर। मेरा भाई है, मेरा नाम लेना। वो जो जानता होगा तेरे को बता देगा। धर्मा ने रशीद को बताया धर्मा ने रशीद का बताया फोन नंबर नोट किया। नाम क्या है उसका? मुस्तफ़ा। ठीक है, फोन रखता हूं। मुस्तफ़ा को किसी मुसीबत में मत फंसा देना। चिंता मत कर। धर्मा ने फोन बंद किया और मुस्तफ़ा का नंबर मिलाया। नंबर तुरंत लगा। उधर से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो। मुस्तफ़ा से बात कराओ। तुम कौन? उसके भाई रशीद का दोस्त। होल्ड करो। धर्मा रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। बूथ के शीशे से उसकी नजरें बाहर की तरफ भी जा रही थी। लोग आ जा रहे थे। उसकी नजर जुबैल पर भी पड़ी। तुरंत महसूस न कर सका कि वो उसी पर नजर रख रहा था। कहो। धर्मा के कान में मुस्तफ़ा की आवाज पड़ी। मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ। मेरा नाम धर्मा है, दुबई से बोल रहा हूँ। अभी अभी तुम्हारे भाई रशीद से फ़ोन पर बात हुई। उसने तुम्हारा नंबर दिया। रशीद का कहना है कि तुम मेरी सहायता करोगे। पैसे चाहिए? नहीं, कुछ पूछना है। क्या? रशीद कहता है कि तुम माई के बारे में जानते हो और मुझे जानकारी दे सकते हो। क्या मतलब? मुझे माई के बारे में जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? सब तरह की जानकारी। इनकार मत करना। मैं रशीद का खास दोस्त हूँ, बेशक उससे फ़ोन करके बात कर लो।
कुछ पल लाइन पर चुप्पी रही। धर्मा ने भी कुछ नहीं कहा। दुबई में रहकर माई के बारे में बात करना गलत है। रशीद का स्वर सुनाई दिया। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। बात क्या है? फोन पे ये बातें नहीं हो सकती। तुम धर्मा नाम बताया तुमने? हाँ। मेरे पास आ जाओ। तुमसे बात करके ही फैसला करूंगा कि हमें माई के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। अपना पता बोलो। अलरिग्गा रोड, 4 नंबर फ्लैट। रशीद ने अपना पता बताया। ठीक है, वैसे ये जान लो कि मुझे माई से नहीं नवाब अंसारी से काम है, जो कि माई का खास है। नवाब अंसारी? दुबई में उसे हम लोग डॉन का मंत्री कहते हैं। उसे डॉन के मंत्री से वास्ता है। मेरे पास पहुंचो, आगे की बातें बैठकर होंगी, क्योंकि ये माई का मामला है। दुबई में रहना है तो माई के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं तुमसे मिलता हूं, कहकर धर्मा ने रिसीवर रखा और बूथ वाले को पैसे देकर वापस होटल चल पड़ा। चलिए दोस्तों, आज इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। डॉन के मंत्री का जिक्र तो आ गया। बड़ी अजीब सी कहानी है। मतलब पहले मैं सोच रहा था कि शायद आरडीएक्स के साथ उस लड़की ने मिलकर कोई बड़ा हाथ मारा होगा, और फिर मैंने सोचा कि अगर आरडीएक्स उसको दुबई में वहाँ डॉन बना सकते हैं, वो खुद क्यों नहीं बने होंगे। अजीब सी कहानी है। चलो देखते हैं क्या निकलेगा आगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में कल। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।